गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आ जाओ, आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, जो शीट का टाइटल है वो है बोच इट। बोच इट का क्या मीनिंग होता है एक्चुअली में ना। बोच का ही मीनिंग क्या होता है, कच्चा काम। किसी चीज़ पर हम जब काम करते हैं, कोई कच्चा सा काम कर दिया, जुगाड़ू सा काम कर दिया, परमानेंटली ढंग से नहीं किया, तो बोच इट का मतलब क्या है, कच्चा काम। इट मतलब किसी चीज़ के ऊपर किया। बोच इट का मतलब होता है टू र्यून समथिंग। भाई आपने कच्चा काम करके उस चीज़ को क्या कर दिया, खराब ही कर दिया, उस चीज़ को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया या फिर बर्बाद कर दिया। अब आ जाओ एरर स्पॉटिंग की बात कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, द वन नेशन वन पोल। फिर से बताता हूँ आपको, एरर स्पॉटिंग करते टाइम साइंस निकालने की आवश्यकता नहीं है, ग्रामर के ही एरर होते हैं। द वन नेशन वन पोल प्लान इज लेडन ऑफ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एंड कुड हैव अनडेमोक्रेटिक कॉन्सिक्वेंसेज बट इट कुड बी वेरी गुड फॉर दी रूलिंग पार्टीज। देखो क्या कहता है, कहते हैं जो वन नेशन वन पोल है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव, ऐसी भाजपा की एक नीति थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, एक ही बारी में चुनाव करवा लो, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। उसमें क्या होता है भाई, जिस पार्टी की सेंटर में लहर होगी उसी को बेनिफिट मिलेगा और वो विधानसभा में भी अपना कर जाएगी, मतलब विधानसभा में भी सरकार बना जाएगी और जो क्षेत्रीय दल है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। उस तरीके की बात पे क्या कहता है, कहता है जो वन नेशन वन प्लान है ना, इज लेडन ऑफ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं भाई ऑपरेटिंग चैलेंजेस, कि इनको ऑपरेट कैसे करें। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग सिचुएशन, कि भाई अगर आप करवाओगे। बच्चों एक बात मुझे बताओ, इतने बड़े देश में एक साथ में इलेक्शन करवाना आसान तो है ही नहीं, आसान तो है ही नहीं। लेकिन अगर एक बारी में हम इलेक्शन नहीं करवा पाते, उसी में धांधली हो जाती है भाई, और इकट्ठा करवा दोगे लोकसभा का भी विधानसभा का भी, तो उस सबको ऑर्गेनाइज और मैनेज करना, उस सबको ऑर्गेनाइज और मैनेज करना भी अपने आप में क्या होगा जी, एक चैलेंज होगा। तो ये मीनिंग होता है किसका, लॉजिस्टिक चैलेंजेस का। एंड कुड हैव अंडरगोन अनडेमोक्रेटिक कॉन्सिक्वेंसेज, और उसका क्या होगा भाई, अनडेमोक्रेटिक कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, मतलब गलत नतीजे भी उसके आ सकते हैं भाई। रूलिंग पार्टी जो होगी बेनिफिट ले जाएगी, जो पार्टी सेंटर में आने वाली होगी वो बेनिफिट ले जाएगी। बट क्या कहता है, संविधान के, अच्छा डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग तो उसके रिजल्ट कैसे होंगे, बुरे होंगे, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट होगा किसके लिए, रूलिंग पार्टी के लिए। अब बात करते हैं एरर की। तो देखो इसके अंदर ना मुझे एरर मिला, इसके अंदर एरर क्या मिला जी, इसके अंदर एरर मिला लेडन का, इसके अंदर एरर मिला मुझे लेडन का। देखो ये जो लेडन वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है लदा होना किसी चीज़ से, सामान वगैरह उसके ऊपर है, यानी इसका मीनिंग होता है कैरिंग ए लोड, कैरिंग ए लोड। देखो खुद ही तो वर्ड कह रहा है, कहते हैं ला दे मेरे को और सामान दे दे। तो भाई इसके अंदर एरर मिला प्रीपोजिशन का, लेडन के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आनी थी, इसे क्या लगाना था, लेडन विद लगाना था। इसे क्या लगाना था जी, इसे लेडन विद लगाना था, ठीक है। और ये जो लेडन था यहाँ पर, वैसे तो देखो वर्ब होता है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो इज मेन वर्ब बन जाती। वन नेशन वन पोल ही तो लेडन है, विद किस चीज़ के साथ, लॉजिस्टिक चैलेंजेस के साथ। यहाँ पर ये हमारा प्रपोज की तरह, एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता, ठीक है। अगले वाले में देखो क्या कहता है, एनालिस्ट ऑल्सो आर्ग्यू दैट इफ दीज असेंबली पोल्स आर हेल्ड ahead of the Lok Sabha poll, the BJP's prospects are more likely to dim by the time the national polls roll out। देखो इसके अंदर क्या कहता है जी, इसके अंदर कहता है जो एनालिस्ट होते हैं ना, देखो जो एनालिसिस करता है, जो ऑब्जर्व करता है, एनालिस्ट का मतलब हो गया जो ऑब्जर्व करने वाला पर्सन है, यानी ऑब्जर्वर जो है ना, जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आर्ग्यू करते हैं। क्या आर्ग्यू करते हैं भाई, कि दैट इफ, अगर ऐसा करा गया ना, असेंबली पोल्स आर हेल्ड अहेड ऑफ लोकसभा, भाई लोकसभा से पहले पहले विधानसभा करवा लिए। आप मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप सबने भी पॉलिटी पढ़ी है भाई, मैंने भी पढ़ी है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में होता है प्रधानमंत्री का चुनाव, है ना। और भाई विधानसभा में क्या होता है बच्चों, विधानसभा में, लोकसभा में होता है प्रधानमंत्री का चुनाव, ठीक है। और विधानसभा में जब बात आती है तो विधानसभा में होता है स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनानी है। तो मान लो लोकसभा में भाई बीजेपी की लहर है, सारे चाहते हैं बीजेपी का प्रधानमंत्री बने, तो उस लहर में क्या होगा, विधानसभा अगर स्टेट के इलेक्शन पहले ही हम करवा देते हैं,
अगर एक साथ करवाएंगे तो भाई इनकी लहर है तो लोग यहाँ भी बीजेपी को ही वोट करेंगे। लेकिन अगर पहले हम विधानसभा के चुनाव करवाएं बाद में लोकसभा के चुनाव करवाएं, यानी इनको आगे पीछे करवाएं, तो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, रूलिंग पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। यही बात इसने कही, अगर असेंबली पोल्स को अहेड ऑफ लोकसभा पोल से पहले करवा दिया तो जो बीजेपी का जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट मतलब बच्चों संभावना है, आर मोर लाइकली टू डिम, वो और ज़्यादा डिम हो जाएगी। डिम नहीं होता, हम कहते हैं लाइट बड़ी डिम है, धुंधली हो जाएगी बीजेपी के आने की संभावना बाय द टाइम, किस टाइम तक, जब तक नेशनल पोल होंगे, जब तक भाई विधान लोकसभा ऑर्गेनाइज करवाएंगे। रोल आउट, यहाँ पर ना फ्रेजल वर्ब का एरर कर दिया। रोल आउट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? रोल आउट का मीनिंग क्या होता है? टू लॉन्च समथिंग ऑफिशियली। रोल आउट का मीनिंग तो होता है टू लॉन्च समथिंग ऑफिशियली। भाई किसी चीज़ को ऑफिशियली जब आप लॉन्च करते हो उस चीज़ में क्या कहा जाता है? टू लॉन्च समथिंग ऑफिशियली। जैसे सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस तरह की कोई स्कीम थी या कोई और चीज़ थी जिसको ऑफिशियली लॉन्च करा जाए, तब हम रोल आउट कहते हैं। याद कैसे रखें? याद ऐसे रख लेना, मैंने तो ऐसे याद रखा था, पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे ना, एक लाल सा कपड़ा रखते थे, ऐसे वो बंडल से के ऊपर लिपटा रहता था, ऐसे बंडल से के ऊपर लिपटा रहता था। कोई घोषणा इस बंदे को करनी होती थी तो ये इसे निकालता था और इस रोल को खोलना शुरू कर देता था, इसमें से पढ़ के सुना देता था। तो मैंने ऐसे लिंक कर लिया था भाई, रोल आउट का मतलब ऑफिशियली किसी चीज़ को अनाउंस किया जा रहा है। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का एरर आया, यहाँ पर आना था रोल इन। यहाँ पर क्या आना था? रोल इन। रोल इन का मीनिंग होता है टू रिसीव समथिंग इन लार्ज अमाउंट। रोल इन का मीनिंग क्या होता है जी? टू रिसीव समथिंग इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो ये वही बात कह रहा है कि भाई क्या होगा? रोल इन। जब तक अगर पहले हमने विधानसभा करवा दी लोकसभा से पहले तो बीजेपी की संभावना खत्म हो जाएगी आने की, और नेशनल पोल में तो वो रोल इन करेगी, यानी उसको बहुत ज़्यादा मत प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन विधानसभा में हार जाएगी। तो इसमें फ्रेजल वर्ब का एरर था। अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड में देखो क्या कहता है? इंडिया स्पेंड्स लिटिल ऑन R&D मेकिंग अस लैग इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया स्पेंड्स लिटिल ऑन R&D मेकिंग अस लैग इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी एरर नहीं है भाई। कहता है इंडिया ने क्या किया है जी? इंडिया ने क्या करा है? कम स्पेंड करती है। इंडिया स्पेंड करती है लिटिल। इंडिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब भी इसने क्या लगाई? स्पेंड्स लगाई, सिंगुलर लगाई। किस चीज़ पर? R&D के ऊपर। R&D क्या होती है जी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई हमारे देश में पैसा रिसर्च के ऊपर लगाया नहीं जाता, हम क्या करते हैं? सुविधाओं को बाहर से ही मंगवा लेते हैं। इस वजह से क्या होता है? मेकिंग अस लैग, इस वजह से हम पिछड़ गए हैं। किस चीज़ में पिछड़ गए हैं बच्चों? इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। भाई नए प्रोडक्ट्स इनोवेशंस करने में हम पिछड़ गए हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में। भाई देश में कुछ नया बन ही नहीं रहा, देश में कुछ भी नया बन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रिसर्च के ऊपर पैसा लगाया नहीं जा रहा, तो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है, अलग अलग देशों से सामान आ रहा है, बाहर कुछ भी जा ही नहीं रहा। इस तरह की बात कर रहा है, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल ओके था। अब आ जाओ आगे क्या कहता है? आगे कहता है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सल सोम्पो हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर्स वन ऑफ द चीपेस्ट हेल्थ कवर ऑफ ₹5 lakh फॉर ए फैमिली ऑफ 5 फॉर ₹12,800 पर एनम। भाई प्राइवेट सेक्टर का यूनिवर्सल सोम्पो हेल्थ इंश्योरेंस है, नाम है, सारा कुछ कैपिटल में, USHI सब कैपिटल में। वो क्या करता है? ऑफर करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी कैसी आ रही है? सिंगुलर। क्या ऑफर करता है? वन ऑफ द चीपेस्ट हेल्थ कवर। वन ऑफ द चीपेस्ट हेल्थ कवर यानी सबसे चीपेस्ट हेल्थ कवर है, और वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। देख लो प्लूरल नाउन लगा रहा है, चूज तो कईयों में से एक को करेंगे। कितने का कवर है जी? हेल्थ कवर कितने का है? वन ऑफ द चीपेस्ट ऑफ हेल्थ कवर्स कितने का है? 5 लाख तक का क्लेम मिलता है किसी परिवार को जब उसकी फैमिली में 5 सदस्य हो, और भाई 12,800 रुपये साल के जमा करवाने पर। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? दिस ने किसको रिप्लेस किया? मेरे को एक बात बताओ। दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ब आ रही है, और दिस ने किसको रिप्लेस किया? इस इंश्योरेंस को रिप्लेस किया। ये इंश्योरेंस सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब भी कैसी आई? आगे भी सिंगुलर आई। दिस इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है?
प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट, देखो प्री एंड पोस्ट, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। भाई हॉस्पिटल से पहले जब आप एडमिट नहीं हुए तब आपके खर्चे, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के आपके सारे खर्चे, और क्रिटिकल इलनेस को भी कवर करता है, और साथ ही साथ अमंग अदर बेनिफिट। तो भाई अमंग अदर बेनिफिट नहीं, अमंग अदर बेनिफिट्स। भाई एक ही बेनिफिट थोड़ी देगा, अमंग अदर बेनिफिट्स। ठीक है, क्या आना था, अमंग अदर बेनिफिट्स आना था। वैसे भी अदर के साथ में ज़्यादातर प्लूरल नाउन आता है। सिंगुलर नाउन अदर के साथ में कब आता है, जब दो ही चीज़ें हैं। एक चीज़, भाई दो ही चीज़ें हैं तो हम अदर, दो ही चीज़ें, एक को हमने अलग कर दिया और एक को हमें यूज़ करना है, तब हम अदर के साथ में सिंगुलर नाउन का भी यूज़ कर देते हैं। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ऐसी कोई सेंस नहीं आ रही कि दो ही चीज़ें हैं, तो फिर अदर के साथ में प्लूरल नाउन लगाना था। यहाँ पर भी बेनिफिट्स आना था, ये इसने एरर किया। आगे क्या कहता है, आगे कहता है जी, द बीजेपी स्टैंड ऑन बैनिंग काउ स्लॉटर हैड लेड टू ह्यूज पब्लिक आउटरेज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेयर ईटिंग बीफ इज इंट्रिंसिक टू द रीजन फूड हैबिट। भाई क्या कहता है, बीजेपी ने ना एक स्टैंड लिया। देखो द आर्टिकल लगाया, बीजेपी कोई नाम था, लेकिन था तो नाम, लेकिन काम किसकी तरह किया, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगाया। स्टैंड भी एक नाउन बना। किस चीज़ पर, द बीजेपी स्टैंड ऑन व्हाट, ऑन बैनिंग काओ स्लॉटर। काओ स्लॉटर को बैन करने पर क्या होता है, स्टैंड के लिए वर्ब आई हैड लेड, ही हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, देख लो थर्ड फॉर्म लगा दी। हैड लेड टू ह्यूज पब्लिक आउटरेज इन, भाई इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा ह्यूज पब्लिक आउटरेज, पब्लिक का गुस्सा भड़का दिया। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर जहाँ पर ईटिंग बीफ, बीफ होता है गाय का मांस, भाई ईटिंग, वहाँ पर कहाँ गुस्सा भड़काया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, जहाँ पर ना ईटिंग बीफ इज इंट्रिंसिक टू दी रीजनल फूड हैबिट। भाई बीफ खाना उनके क्षेत्रीय फूड में इंट्रिंसिव था, उनके अंदर बसा हुआ था, और बीजेपी ने कह दिया कि भाई नहीं खाना बीफ, इसीलिए लोगों में गुस्सा आया। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या कर गया, यहाँ पर गड़बड़ कर गया रीजन फूड। भाई जो रीजन है वही फूड थोड़ी है, फूड कौन सा है, रीजन का फूड है, यानी फूड के ऊपर पोजेशन किसकी है, इस रीजन की है। इसीलिए मुझे यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस लगाना था, मुझे क्या करना था, रीजन्स फूड, मुझे क्या करना था जी, मुझे करना था रीजन्स फूड। ठीक है, अब आप आगे देखो, आगे क्या कहता है, इन नागालैंड, कहाँ पर, इन नागालैंड द बीजेपीज 15-year लॉन्ग अलायंस ऑफ नागा पीपल फ्रंट स्नैप्ड विद बीजेपीज 15, एक सेकेंड, in Nagaland, the BJP's 15-year-long alliance of Naga People Front snapped with both parties failing to agree on seat distribution। भाई क्या कहता है, देखो स्नैप का क्या मीनिंग होता है जी, स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, या फिर थोड़ा सा इसका सिनोनिम कह सकते हो ब्रीच, मतलब दरार आ गई, हालांकि पूरा ही टूट गया। तो भाई क्या हुआ, क्या हुआ जी, नागालैंड में बीजेपी ने 15 साल पुराना अलायंस तोड़ दिया। किसके साथ में तोड़ दिया, नागा पीपल फ्रंट के साथ में तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि दोनों पार्टीज में झगड़ा हो गया सीट शेयरिंग करने के लिए। यहाँ पर एरर मिला प्रपोजिशन ऑफ का, अलायंस ऑफ नागा पीपल नहीं, अलायंस किसके साथ था, अलायंस नागा पीपल के साथ था, इसलिए यहाँ पर क्या प्रपोजिशन लगाता, अलायंस विद नागा पीपल फ्रंट, ये हो जाता ठीक। ठीक है, और कुछ बचा नहीं बचा। आगे क्या कहते हैं, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैड राइजन टू 6.1% इन 2017-18, द हाईएस्ट इन 45 ईयर। ठीक है, मेरे हिसाब में तो कोई एरर नहीं है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, रेट के लिए वर्ब आई हैड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, राइजन टू 6.1% तक आ गया। ठीक है, इन 2017-18, ठीक है, और ये कैसा है, हाईएस्ट है इन 45 ईयर्स। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं थी, नो एरर है। आगे देखो 8th में क्या कहता है, इन महाराष्ट्र द शिवसेना सीज स्पेस फॉर द पार्टी इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग डिसेंट अगेंस्ट द बीजेपी, स्पेशली आफ्टर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस bungling of loan waiver to farmer and handling the error among the। देखो इसके अंदर क्या एरर है, पहले इसको पकड़ते हैं, सेंस देखते हैं इसकी। इन महाराष्ट्र द शिवसेना सीज स्पेस फॉर द पार्टी
इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग डिसेंट अगेंस्ट द बीजेपी। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है जी, जो शिवसेना है ना वो देख रही है, क्या देख रही है, स्पेस देख रही है अपनी पार्टी के लिए। कहाँ, वेयर, इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग डिसेंट अगेंस्ट द बीजेपी। भाई शिवसेना को समझ में आ गया कि बीजेपी के साथ में नहीं रहना, बीजेपी के साथ रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए ना शिवसेना को दिख रहा है कि उनकी पार्टी का अब स्पेस कहाँ है, बीजेपी से झगड़ा करके ही इनका फायदा होने वाला है बेसिकली। इस तरह की कोई बात कह रहा है अगेंस्ट द बीजेपी, स्पेशली आफ्टर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। और कब, खासकर जब महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस थे, बंगलिंग ऑफ लोन वेवर्स टू फार्मर एंड हैंडलिंग द एंगर अमंग द दलित। भाई दो काम हुए, एक तो इन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि भाई लोन को माफ नहीं कर सकते हम, सीधी सी बात है, सारों का लोन माफ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो दलित थे उनके मन में भी इनके लिए नाराजगी थी, बीजेपी के लिए पहले से ही नाराजगी थी। इस बंगलिंग का मतलब क्या होता है जी, बंगलिंग का मतलब होता है एक तरह से गबन कर दिया, टू एक्ट और वर्क ऑकवर्डली या फिर क्लम्सीलेसली। भाई ढंग से काम नहीं किया, उसने गड़बड़ कर दी, लोन माफ़ करने की बात आई तो उसकी स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई, उसने इस चीज़ पर ढंग से काम नहीं किया, इस तरह की बात थी। हालांकि एरर के लिए हमें सेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो एरर क्या था भाई, बड़ा ही अजीब सा एरर दिया। क्या एरर दिया इन्होंने, क्या एरर माना, देखो इन्होंने कहा भाई कोमा के बाद में कभी भी स्पेशली यूज़ नहीं होता, कोमा के बाद में हमेशा ही हमेशा स्पेशली यूज़ होगा, कोमा के बाद में स्पेशली यूज़ नहीं होगा, हमेशा ही हमेशा स्पेशली यूज़ होगा। और स्पेशली के पीछे ly लगा है, ये एक एडवर्ब है और इसको एडवर्ब ऑफ फोकस बोल सकते हो, किसी चीज़ पर फोकस करती है। तो एक चीज़ तो तुम सीख लेना भाई, पता नहीं ऐसा क्यों होता है लेकिन होता है ऐसा कि कोमा के बाद में स्पेशली यूज़ नहीं होता, क्या यूज़ होता है, स्पेशली। तो भाई इसके आगे ई लगा के इसे सही करो, क्योंकि आगे क्या दिया है, कोमा दिया है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, क्या ऐसा हर बार होगा कि भाई स्पेशली के आगे कोमा आए, क्या ऐसा हर बार होगा? अब ना ये मैं तुमको बता देता हूँ, हालांकि तुम्हारे एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, एग्जाम में पंक्चुएशन के एरर मार्क नहीं होते, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसने स्पेशली लगा दिया और उसने इस कोमा को हटा दिया और अब तुम एरर मार्क करके आओगे। तो एग्जाम के हिसाब से देखो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज के हिसाब से कहते हो तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, आपको पता है कोमा लगा के ना हम कोई एक्स्ट्रा बात बताते हैं, कोमा लगा के हम कोई एक्स्ट्रा बात बताते हैं। तो भाई क्या होता है, ये अब है तो एडवर्ब भी, ये अब है तो एडवर्ब भी। तो भाई जब स्पेशली आ जाए ना, जब स्पेशली आ जाए उसके सामने कोमा कब आएगा, कोमा जब आएगा बच्चों जब वो फोकस कर रहा हो किसी अननेसेसरी चीज़ के ऊपर, यानी वो चीज़ ज़्यादा एसेंशियल नहीं हो, उसके बिना भी सेंटेंस का मीनिंग निकल आएगा। और इसी स्पेशली के आगे, इसी स्पेशली के आगे कोमा जब नहीं लगाएंगे हम, जब ये फोकस कर रहा हो किसी मेन चीज़ को, उसके बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा, तो फिर हम कोमा नहीं लगाएंगे, ये रीज़न होता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ आपको, हाँ अब यूँ सोच लेना, आप ये रट्टा मत मारना कि भाई ऐसा वो होगा, ये वाला एरर एग्जाम में नहीं बनेगा। लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि कोमा अगर आ गया, ये ना सोचना कि भाई स्पेशली आ गया तो अब मुझे कोमा लगाना ही लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है और इस पर एग्जाम में एरर भी नहीं बनेगा। लेकिन ये चेक कर लेना, अगर कोमा आ गया तो उसके बाद में स्पेशली मत लगाना, उसके बाद में क्या लगाना जी, स्पेशली लगाना। अब ये क्या है भाई, इनका फंडा है, इन्होंने यही बताया है। क्या आप मानते हैं, बेसिकली मानते यही हैं कि भाई कोमा लगा के उस चीज़ का महत्व कम कर दिया, और जब महत्व कम कर दिया तो ज़्यादा फोकस मेन चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, इसीलिए स्पेशली लगाया। ठीक है, ये था। और एक चीज़ आपके लिए होमवर्क है, हालांकि तुम में से कोई भी होमवर्क नहीं करता, लेकिन मेरी ड्यूटी है देना। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना स्पेशली और स्पेशली के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, पता हो किसी को तो। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइन्थ को। नाइन्थ में क्या कहता है, एनपीए ऑफ बैंक्स एंड HFCs इन होम लोन इज कंपैरेटिवली लो एक्सेप्ट इन हाउसिंग लोन अप टू ₹2 लाख which of course is a small fraction value wise। तो भाई इसके अंदर क्या गड़बड़ मिली, इसके अंदर गड़बड़ मुझे मिली कि भाई एक दिखा NPA और एक दिखा HFC,
दो सब्जेक्ट मिले एंड से जुड़े थे। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट था वो एक कंपाउंड नाउन था, और जब भी कभी कंपाउंड नाउन सब्जेक्ट बनता है तो उसे प्लूरल ट्रीट करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी, वर्ब भी प्लूरल। तो इज क्यों लगाया, क्या लगा देना था, आर लगा देता। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है एज द नेशन ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ द meager information in the ground, the ambitious health protection plan provide more questions than answer। भाई जैसे ही जो नेशन है ना कोशिश कर रहा है सेंस बनाने की, किस चीज़ की, meager होता है थोड़ा सा, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इन दी ग्राउंड नहीं, फ्रेज क्या होता था, ऑन दी ग्राउंड। भाई नेशन कोशिश कर रहा है जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि ये जो हेल्थ प्लान वगैरह है धरातल पर ज़मीनी स्तर पर इन्होंने काम किया भी है या नहीं किया, तो उससे पता लगता है। जब नेशन ऐसी कोशिश करता है तो ये हेल्थ प्लान क्या प्रोवाइड करता है, इसमें सवाल ज़्यादा मिलते हैं बजाय कि जवाब के। इस तरह की कोई बात करना चाह रहा था उत्तर। प्रीपोजिशन कह रहा था इन द ग्राउंड नहीं, ऑन द ग्राउंड आना था। इसमें टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, यहाँ यूपी आना था। उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यूपी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य एंड दिनेश शर्मा शेयर ए डैश रिलेशनशिप। शर्मा इज मौर्य सीनियर इन द पार्टी बट जूनियर इन गवर्नमेंट डैश ही टुक द ओथ आफ्टर हिम। देखो क्या कहता है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है और स्क्रीन के ऊपर पसीना गिर जाता है, जिस वजह से फिर लिखने में दिक्कत होती है। देख लो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत चलती है। तो देखो क्या कहता है जी, यूपीज 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के जो 2 चीफ मिनिस्टर है ना, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये शेयर करते हैं एक तरह का रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप कोई नाउन है, एक कोई आर्टिकल है, मुझे पता लगा यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था एडजेक्टिव। अब कैसा रिलेशनशिप करते हैं मुझे नहीं पता। भाई शर्मा इज मौर्य सीनियर इन द पार्टी के अंदर जो शर्मा है ना वो मौर्य का सीनियर है, लेकिन सरकार के अंदर जूनियर है। भाई शर्मा भाई साहब ने मौर्य से कई समय पहले ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, तो पार्टी में तो वो सीनियर हो गया, लेकिन सरकार बनी तो उस भाई साहब को सत्ता कम सौंपी गई। कैसे भाई, जूनियर कैसे है, बट जूनियर इन द गवर्नमेंट। क्यों जूनियर है, क्योंकि ही टुक ओथ आफ्टर हिम, भाई उसने उसके बाद में शपथ ली। अब एक बात बताओ, सरकार बनती है तो महत्वपूर्ण व्यक्ति सबसे पहले शपथ लेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई प्रधानमंत्री को बेचारे को कह दिया तो लास्ट में शपथ ले लियो और बाकियों को पहले दिलवा दी। तो जिसका जो पावर होती है गवर्नमेंट में, उसी से उसका रुतबा पता लगता है कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल। जैसे पहले चीफ मिनिस्टर ने ली, फिर उसके बाद डेप्यूटी सीएम ने ली। उन डेप्यूटी सीएम में अब देखा जाए तो शर्मा भाई साहब सीनियर थे, लेकिन फिर भी पहले किन्होंने शपथ ले ली, केशव प्रसाद मौर्य ने ले ली। ऐसी बात कर रहा है। तो भाई फिर भी इनके बीच में कोई गड़बड़ नहीं है, तो मुझे एक बात तो पता चली, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अगली तो बिल्कुल भी नहीं है, अगली तो नहीं है। तो अब कैसा होगा, अब कैसा होगा, स्ट्रेंज होगा। पेक्यूलियर का मतलब भी होता है स्ट्रेंज, या फिर यूनिक होगा, तीनों हो सकते हैं। लेकिन अगला वर्ड मैंने देखा कॉमनली, बट जूनियर इन गवर्नमेंट कॉमनली ही टुक ओथ। कॉमनली का मतलब तो होता है आमतौर पर, तो ये आमतौर पर थोड़ी लेता है, बेचारे ने एक ही बार ली थी। लेकिन ना अगले सेंटेंस में मुझे पता लगा कि रीज़न बता रहा है, ऑथर अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों है वो जूनियर उससे सरकार में, क्योंकि उसने बाद में शपथ ली थी। इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, मुझे लगाना पड़ेगा बिकॉज ही टुक दी ओथ आफ्टर हिम। ये था फंडा। अब आप आगे देखो क्या कहता है जी, मोदी एंड हिज टीम डैश अर्ली दैट इट वुड बी बेस्ट टू एंगेज इन हाई लेवल कम्युनिकेशन विद चाइना सो दैट ट्रबलसम इश्यूज कुड बी डिस्कस्ड विद डैश एंड डायरेक्टनेस। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो मोदी है ना और उनकी जो टीम है उन्होंने अर्ली कुछ किया, मुझे नहीं पता अर्ली क्या किया, वैसे वर्ब आएगी क्योंकि वर्ब आई नहीं। दैट इट वुड बी द बेस्ट, उन्हें जल्दी समझ आ गया होगा, सोच लिया होगा कि भाई यही बेस्ट होगा कि चाइना के साथ ना हाई लेवल की कम्युनिकेशन करो, यानी बातचीत जारी रखो। अभी आपने देखा हमारे बीच में झगड़ा चल रहा था, लेकिन दोनों देशों में मीटिंग्स होती रही, लगातार होती रही, यानी बातचीत चलती रही। सो दैट ट्रबलसम इशू, ताकि ट्रबलसम जो इशूज जो ट्रबल करते हैं, जो कठिनाइयाँ हैं वो क्या करे, कुड बी डिस्कस्ड विद डैश, उन्हें ढंग से डिस्कस किया जा सके। एंड डायरेक्टनेस का मतलब सीधे सीधे बात की जा सके मुद्दे की। ये नहीं है कि भाई बीटिंग अराउंड दी बुश किया जाए, बिल्कुल क्लियरली बात अपनी एक दूसरे के सामने कही जा सके। तो देखो क्या किया होगा, मोदी एंड हिज टीम गेस्ट अर्ली, गेस्ट थोड़ी किया होगा भाई, उन्होंने गेस्ट थोड़ी किया होगा। और चलो अगर गेस्ट लगा भी देता, स्टार्टेड अर्ली नहीं होता, स्टार्टेड अर्ली ठीक है। आगे क्या कहते हैं, सो दैट ट्रबलसम इश्यूज कुड बी डिस्कस्ड विद
प्रोग्रेस एंड डायरेक्टनेस, तो भाई ट्रबलसम इश्यूज को प्रोग्रेस कहाँ से करवा रहे हो आप? आपको तो अभी डिस्कस करना है, इशू को प्रोग्रेस तो करवानी नहीं, इशू को तो रोकना ही है। जर्नलिस्ट इशू, जर्नलिस्ट जैसी कोई सेंस आ ही नहीं रही थी। दो ही ऑप्शन बचते, या तो गैस बचता या फिर क्या बचता जी, सरमाइस बचता। तो भाई मैंने क्या देखा कि गैस और सरमाइस का लगभग सेम मीनिंग था, लेकिन प्रोसिक्यूशन तो एक अदालती वर्ड था, अभियोग लगाना जैसी सेंस देता था, ये वर्ड की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वो क्या करे, एक दूसरे से क्लियरली बैठ के बात करें जिससे मुद्दे सही ढंग से सुलझाए जा सके, और भाई डायरेक्टली पूछा जा सके उनसे कि भाई चाहते क्या हो ये बताओ, डायरेक्टनेस, बात में डायरेक्टनेस हो। इसीलिए ना ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच में फ्रैंकनेस होगी। कैंडूर का मतलब ही होता है फ्रैंक तरीके से, तो इसका आंसर आना था सी। आगे बढ़ो, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है वाहिल यूएस negotiator felt that India was unwilling to make any meaningful dash, the Indians complained that the American kept dash every time they came close to an agreement asking for more। कहता है भाई यूएसए के जो नेगोशिएटर है ना, अभी पता है इनके इंडिया और यूएसए के बीच में कोई एक्सपोर्ट डील को लेकर लफड़ा हुआ होगा, तो भाई यूएसए और इंडिया के बीच में जो बात हुई उसमें यूएसए की साइड से जो नेगोशिएटर थे, जो डील क्रैक करवाना चाहते थे, उन्हें क्या लगता है कि इंडिया ही अनविलिंग है, इंडिया वॉज अनविलिंग टू मेक एनी मीनिंगफुल डैश। भाई इंडिया ही कोई मीनिंगफुल डैश नहीं करना चाहता। और इंडियंस क्या सोचते हैं, इंडियंस ने शिकायत लगाई क्या कि भाई अमेरिकन्स जो है ना वो करते हैं कैप्ट डैश, कोई ना कोई चीज़ करते हैं। कब करते हैं? हर बार अमेरिकन्स ऐसा ही करते हैं, एवरी टाइम। कब करते हैं? हर बार ऐसा करते हैं जब भी किसी एग्रीमेंट के हम पास आने वाले होते हैं, दे आस्क फॉर मोर। ऐसा नहीं होता दो बंदों के बीच में डील करवानी हो, एक कोई प्लाट वगैरह बेचना हो, जैसे भाई साहब 55 में करवा दूंगा, वो बोले जैसे ही 55 में हो 56 में दूंगा। तो कहते हैं इस तरह की कोई बात करेगी भाई, जब भी इनके बीच में कोई डील होनी होती है ना, ये यूएसए वाले इंडिया को कहते हैं कि इंडिया वाले विलिंगनेस ही शो नहीं करते, और इंडियंस क्या कहते हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स है, वो नेगोशिएटर है, वो कहते हैं भाई यूएसए वाले गड़बड़ करते हैं, जैसे ही फाइनली डील क्रैक होने वाली होती है ये कुछ और मांग लेते हैं हमसे। तो भाई इसके अंदर तो सीधा सा ही पता लग रहा था, देखो सेंस ही कहती थी कि क्या हो रहा होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, व्हाइल यूएस नेगोशिएटर फेल्ट दैट इंडिया वाज अनविलिंग टू मेक एनी मीनिंगफुल कंसेशन, कि भाई इंडिया कोई मीनिंगफुल कंसेशन करना ही नहीं चाहता, कोई मोल भाव करना ही नहीं चाहता। और मुझे इस वर्ड पे डायरेक्टली कैसे पता लगा? मुझे इस वर्ड को डायरेक्टली पता लगा अगला ऑप्शन देख के, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। शिफ्टिंग द गोल पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? शिफ्टिंग द गोल पोस्ट का मीनिंग होता है जी चेंजिंग द रूल्स, चेंजिंग द रूल्स या फिर कंडीशंस। बार बार यूएसए बदल रहा है। यहीं से मुझे पता लग गया था भाई इंडिया पर वो आरोप लगाते हैं और इंडिया वाले उन पर लगाते हैं, इसलिए इसको तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन से ही कर लिया। और अब कहे कोई बच्चा शिफ्टिंग द गोल पोस्ट को याद कैसे करें, तो बच्चे इसको यूं याद कर लेना, ये कोई ग्राउंड है, ये फुटबॉल में खेल रहे हैं भाई, ये एक मिनट, कोई ग्राउंड है, यहाँ फुटबॉल में गोल करना है, यहाँ गोलकीपर खड़ा है। अब ये क्या करते हैं, ये बार बार इस पोस्ट को ही चेंज करते रह रहे हैं, कभी इसको यहाँ बना रहे हैं, है ना, कभी इसको यहाँ बना रहे हैं, कभी इसको यहाँ, कभी इसको, यानी गोल पोस्ट को बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। तो भाई क्या गोल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रूल को ही बार बार बदल रहे हैं। इस तरीके से लिंक कर लिया था, और कोई वर्ड इसके अंदर सूट करता ही नहीं था। एग्रीमेंट नहीं होना था भाई, एग्रीमेंट नहीं होना था। एनी मीनिंगफुल एग्रीमेंट अगर हो जाता, अमेरिकन केप्ट ओपन हाउस, तो फिर सेकंड ऑप्शन सूट नहीं करता। ओपन हाउस का मतलब तो होता है टू वेलकम ऑल, कि भाई मेरा घर सबके लिए है, कोई आओ स्वागत है। तो ऐसी तो बात कर ही नहीं रही, बातचीत तो उनके बीच में ढंग से चल ही नहीं रही, तो ऐसी तो कोई सेंस आनी नहीं थी। ओपन हाउस का मतलब ये है भाई मेरा हाउस ओपन है, दरवाजे खुले हैं, कोई आ जाओ चाहे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब करते हैं कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन की बात नहीं आती क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं, डिस्कस तो कर ही रहे हैं। फिर इसके अंदर दूसरा वर्ड मुझे दिखा हिट हर एंड टिथ हर। इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग होता है इधर उधर। इसका मीनिंग क्या होता है? इधर उधर, या फिर आप क्या कह सकते हो, इन वेरियस डायरेक्शन। इधर उधर, या फिर आप कह सकते हो जी इन वेरियस डायरेक्शन। हिस्ट्री की बात नहीं थी। क्लोग अप, क्लोग अप का मीनिंग होता है जी ब्लॉक कर देना। क्लोग अप का मीनिंग होता है ब्लॉक कर देना। ये नहीं व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। क्लोग अप का मतलब होता है रोक दिया, रोक लगा दी, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट, टू प्रोहिबिट, ठीक है, ये था। अब आ जाओ फोर्थ को देख लो जल्दी से। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2003 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव कॉलेज ऑफ लॉ इन इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश, अंडर द
under the dash of Icon Education Society to provide specialized and high quality law education to students in the dash of world class इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। क्या कहता है जो IIL है ना, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इसको इस्टेब्लिश किया था 2003 में, और ये पहला इंडिपेंडेंट कॉलेज था लॉ का इंदौर के अंदर। कहाँ इंदौर का है, मध्य प्रदेश के अंदर। अंडर द डैश ऑफ, किसके अंडर में, किसकी देख रेख में, अंडर द डैश ऑफ IES, ये कोई फुल फॉर्म होगी, आइकन एजुकेशन सोसाइटी। क्यों? टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड, भाई स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए लॉ में। सिर्फ लॉ का ही कॉलेज पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था इंदौर के अंदर, और हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिले स्टूडेंट्स को इन द डैश ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। साथ ही साथ उन्हें वर्ल्ड क्लास का टॉप एकदम बढ़िया लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले। तो भाई IES की चेयरमैनशिप के अंदर नहीं होना था। चेयरमैनशिप तो किसी पर्सन की होती, IES तो कोई संगठन है, इसकी चेयरमैनशिप की बात ही नहीं होती थी। स्टूडेंट इन द लीडरशिप, अगला ऑप्शन में लीडरशिप गड़बड़ कर रहा था। स्टूडेंट इन द लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फैसिलिटीज़ की तो लीडरशिप हो ही नहीं सकती, लीडरशिप तो किसी जीवित व्यक्ति की होगी, तो ये भी हट गया। अब कहते हैं अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ आइकन एजुकेशन सोसाइटी, तो भाई ये इसके आगे ही लिख दिया, सोसाइटी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया। क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ C ऑप्शन बच गया। क्या बच गया जी? सिर्फ और सिर्फ C ऑप्शन बच गया। और C ऑप्शन में क्या है? वर्ड आया ईजस। ईजस का मीनिंग क्या होता है? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ समवन, किसी के संरक्षण में। एक वर्ड और हमने शायद किया था, मुझे याद आ रहा है, क्या वर्ड था, पैट्रोनाइज करके ऐसे वर्ड था, पैट्रोनाइज करके, वो भी संरक्षण ही होता है। अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ समवन, एक तरह का कवच। भाई किसकी देख रेख में इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया? ऐसे थोड़ी है कॉलेज खोल के छोड़ दिया, पढ़ाई हो नहीं रही, फैसिलिटी मिल नहीं रही, फैकल्टी नहीं मिल रही, तो कौन देख रेख करता था इस सब की? एजुकेशन सोसाइटी, आइकन एजुकेशन सोसाइटी करती थी। और मिड्स का मतलब होता है मिड, इसके अंदर ही तो कह रहा है मिड, यानी बीच में, कि भाई बच्चों को बीच में क्या मिले? अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी मिले। अब आ जाओ फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ में क्या कहता है? ए CBI ऑफिशियल सेज, एक CBI का ऑफिशियल कहता है, क्या कहता है जी CBI का ऑफिशियल? वो कहता है ए CBI ऑफिशियल सेज डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट सीज्ड। भाई जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं ना, जब्त किए गए हैं, रिवील फैक्ट, फैक्ट को उजागर करते हैं, दैट कुड डैश, जो क्या करेंगे? डैश करेंगे क्या? द एंटायर यादव फैमिली, भाई पूरी यादव फैमिली को डैश करेंगे बिगर करप्शन डील में, पूरी यादव फैमिली को करप्शन डील के अंदर उलझा लेंगे और उनको सेंड देम बिहाइंड दी बार, भाई उनको जेल तक पहुंचा देंगे, अलॉन्ग विद बिजनेसमैन इन्वॉल्व इन द डील। भाई आपको पता ही है जो हमारे ये यादव जी CM थे, नाम नहीं लूंगा हालांकि, कितने ईमानदार थे। तो भाई अपने भाई बंधुओं को नेपोटिज्म क्रोनिज्म से फायदा उठाया। अब CBI की रेड पड़ी, उन्होंने कुछ कागज वागज जब्त किए, तब कहता है कि भाई इतना कंटेंट हमें मिल गया कि इसको आराम से पकड़ के इसके ऊपर कार्रवाई बिठा देंगे, और जिन लोगों ने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया था, जो बेनिफिशरीज थे जिन्होंने बेनिफिट लिया था, उनको भी पकड़ लेंगे। इस तरह की कोई बात करता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वर्ड क्या है? ए CBI ऑफिशियल सेज डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो भाई फाइनल ऑफ द डॉक्यूमेंट तो कोई सेंस ही नहीं देता, फाइनल ऑफ द डॉक्यूमेंट कोई सेंस ही नहीं देता। रेलीगेट का मतलब होता है असाइन करना, किसी को ड्यूटी देना, वो भी बात नहीं करता। एपिटोम का मतलब होता है एग्जाम्पल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। याद कैसे करें इन दोनों वर्ड को? इन दोनों वर्ड को यूं याद कर लेना, टॉम एंड जेरी देखते थे, उसके अंदर टॉम आता था, तो वो टॉम ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल था बिल्ली के लिए, ठीक है, तो उससे याद रख लिया था मैंने एपिटोम की, भाई वो टॉम जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, हो गई क्लियर इतनी बात। और अगले में रेलीगेट का मतलब होता है भाई रैली थी और किसी की गेट पे ड्यूटी लगा दी, असाइन कर दी। इस तरीके दोनों वर्ड को याद करो, यहाँ दोनों वर्ड ही निकल गए, हट गए। डाइवर्सिफिकेशन का होता है डाइवर्सिटी, मतलब उनको भिन्नता, बांटना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ट्रबल की बात भी नहीं करा, दैट कुड ट्रबल द एंटायर यादव फैमिली। हाँ ट्रबल में लगा सकता था, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन सुटेबल नहीं था, इसलिए इसे भी हटाया। क्या वर्ड बना जी? वर्ड बचा पर यूजुअल एंड इम्प्लीकेट। पर यूजुअल का मीनिंग क्या होता है? ढंग से देखना किसी चीज़ को, स्क्रूटनी करना, उस चीज़ को पढ़ना, एग्जामाइन करना या फिर उसको स्क्रूटनी करना, एग्जामाइन करना या फिर उस चीज़ की इंस्पेक्शन करना, जांच करना। तो ऐसी तो बात कह रहा है CBI का अफसर, कह रहा है भाई जो डॉक्यूमेंट मिले हैं ना, अगर हम उसकी जांच करते हैं तो हमें ऐसे तथ्य मिल गए कि यादव पूरी फैमिली को पकड़ लेंगे और कहाँ डाल देंगे जी? बिहाइंड द बार डाल देंगे। दैट कुड डैश द एंटायर यादव फैमिली वेयर, कहाँ डाले यादव फैमिली को? इन करप्शन डील, करप्शन डील में डालेगी। इम्प्लीकेट होता है फंसा देना,
ऐसे कागज उनको मिले हैं। 6th को पढ़ लो एक बारी। 6th में कहता है व्हेन रियल इस्टेट डेवलपर मनीष मेकर डैश द रीडेवलपमेंट ऑफ द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन 20110 देयर वाज ए डैश सेरेमनी फॉर द ओल्ड ड्राइव इन सिनेमा। कहता है भाई जो मनीष नाम का था ना हमारा, कहाँ है मनीष, व्हेन रियल एस्टेट डेवलपर, जब रियल एस्टेट डेवलपर जो था हमारा मनीष मेकर था, इसका नाम होगा, इसने क्या किया, डैश दी रीडेवलपमेंट ऑफ द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन 2010, इस कॉम्प्लेक्स को दोबारा से पुनर्निर्माण करने की कोशिश की 2010 में। उससे पहले उसने क्या किया, एक सेरेमनी रखी, किसके लिए, ओल्ड ड्राइव इन सिनेमा। तो भाई उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, सिनेमा को दोबारा बनवाने के लिए। तो रीडेवलपमेंट को इस्टेब्लिश नहीं, इस्टेब्लिश तो एक बार स्थापना होती है, तो वैसा तो करेगा ही नहीं। एक्सरबेट का मीनिंग होता है स्थिति का और ज़्यादा खराब हो जाना, ये वर्ड सेकंड में बिल्कुल ही सूट नहीं करता था। ब्लंडर होता है जी गलती, रैम्पेज होता है भगदड़, ये भी नहीं लगता। एज या फिर इम्प्रूव्ड भी नहीं लगता। दो ही वर्ड लगते, क्या वर्ड लगते जी, वर्ड लगते फ्लैग्ड ऑफ। क्या वर्ड लगता जी, फ्लैग्ड ऑफ। और वैसे भी मुझे पता लग गया था, मुझे क्या पता लग गया था जी, मुझे पता लग गया था पास्ट की बात थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ब्लंडर तो यूं ही हट गया है ना। अब इन तीन में से बचा, और फिर मुझे क्या पता लगा, फिर मुझे पता लगा देयर वाज डैश सेरेमनी फॉर द ओल्ड ड्राइव। इज द आर वॉज वर के बाद में दो तरीके से वर्ब आती है, या तो V1 प्लस ING की फॉर्म में आती है, या फिर भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर कोई पैसिव फॉर्मेशन की बात ही नहीं थी, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं आ सकती थी। ये वाला पहले काट दिया था और ये वाला भी कट गया, V1 प्लस ING में ये आ गई, हो गया सूट। अगर मीनिंग नहीं भी पता था तो फ्लैग ऑफ का मीनिंग होता है टू स्टार्ट। फ्लैग क्या होता है, झंडा, और किसी को झंडा दिखा रहे हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, इशारा कर रहे हो कि चल भाई अब शुरू हो जा, काम पे लग जा। और बो आउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम एन एक्टिविटी, विड्रॉ फ्रॉम एन एक्टिविटी, लिख लेना। ये इसका आंसर क्या था, बी आंसर था। 7th को पढ़ लो। 7th में क्या कहता है, टू डैश फार्मर्स वी हैव लॉन्च्ड ई मंडीज रिमूविंग द डैश ऑफ मिडल मैन। टूडे 250 ई मंडीज आर अवेलेबल, दैट विल बी इंक्रीज टू 550। कहता है भाई टू डैश फार्मर, किसानों के डैश के लिए हमने ई मंडी की स्थापना की है, ऑनलाइन मंडियां लगाई है ताकि मिडल मैन को रिमूव किया जा सके। आज की डेट में 250 ई मंडियां, आने वाले भविष्य में इसे 300 और बढ़ा के 550 कर देंगे। तो भाई ई मंडी सरकार ने किसके लिए लगाई है, सरकार ने लगाई है किसान की सहायता के लिए। तो बर्डन हटा दो। फीड, अरे वो तो अन्नदाता है, वो तो सबको खिलाता है, सरकार उसको फीड थोड़ी करेगी, हटा दो। एम्पावर या फिर इम्प्रूव, एम्पावर या फिर इम्प्रूव, देखते हैं क्या वर्ड कहता है। दोनों में से कोई एक वर्ड लग सकता था भाई, एक मिनट, रिमूविंग द, हाँ, एम्पावर या फिर इम्प्रूव। एम्पावर का मतलब होता है उसे और शक्ति दी, और भाई इम्प्रूव का मतलब उसका सुधार किया। तो ये दोनों वर्ड पहले में आ सकते थे, लेकिन दूसरे में मैंने देखा रिमूविंग द डैश ऑफ मिडल मैन। अब बिचौलिया, हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड होता है बिचौलिया, भाई बिचौलिया का प्रभाव कम करना है जो मिडल मैन है, तो क्या वर्ड आएगा फिर, इन्फ्लुएंस ही आएगा। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी। सेंटर का मतलब क्या होता है जी, इसका मीनिंग होता है प्लेजर वॉक, वॉक करना धीरे धीरे, प्लेजर वॉक, ठीक है। ऐसी सेंस कोई दे ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर क्या आंसर आता, डी ऑप्शन आंसर लग जाता। आगे देखो 8th में क्या कहता है, एक मिनट, इसका मीनिंग शायद चेक कर लेना, मुझे एक बारी कंफ्यूजन हो गई इसके मीनिंग में। या तो इसका मीनिंग था प्लेजर वॉक, धीरे धीरे वॉक करना, या फिर इसका मीनिंग था वर्क स्लोली। एक बार इसको चेक कर लेना डिक्शनरी में, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। देखो 8th में क्या कहता है, 8th में क्या कहता है, कहाँ गया 8th, MG राधाकृष्णन। कौन है ये MG राधाकृष्णन, एडिटर ऑफ एशिया नेट न्यूज़, 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैं इसको हटा देता हूँ। वन ऑफ दी 2 मलयालम टीवी चैनल्स, 2 मलयालम टीवी चैनल का फाउंडर है। डैश फॉर 48 आवर, इसको 48 घंटे के लिए डैश कर दिया गया बाय दी IB मिनिस्ट्री ने इसको कर दिया, नहीं पता क्या कर दिया। टेल प्रीतानेर, प्रीतानेर को बताता है क्या, दैट दी बैन विच वॉज लेटर डैश वाज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम सिंस द इमरजेंसी। भाई इसने कोई मलयालम चैनल का वो होगा मालिक, इसने कुछ दिखा दिया होगा, तो इसके चैनल को बेचारे को बैन कर दिया। तो ये क्या कहता है कि जो बैन है ना, यहाँ से मुझे पता लगा कि इसके चैनल को क्या किया गया होगा, बैन किया गया होगा। डिटरमाइंड का मतलब होता है पता लगाना, डिटरमाइन जैसी कोई बात हो ही नहीं। एडेप्ट का मीनिंग होता है
निपुण बनना, एडेप्ट का मीनिंग होता है ढल जाना, किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल जाना। वैसे भी कोई बात नहीं, अलाउ नहीं, उसको तो बैन किया, और बाद में क्या करा, उस बैन को विच वाज लेटर रिवोक, जिसे बाद में हटा दिया गया, रिवोक यानी रद्द कर दिया गया। वो एक्चुअली में क्या था, एक तरह का फ्रीडम के ऊपर, प्रेस की फ्रीडम के ऊपर एक तरह का हमला था। कब? इमरजेंसी के बाद। ये आंसर आना था इसका। 9th को पढ़ लो। 9th में क्या कहता है, सो इवन वाहिल मोदी डैश विद old friend Vladimir Putin in Vladivostok in September 2019. Within weeks, he was rubbing dash with Trump as they addressed a packed Howdy Modi rally of Indian American at Houston in Texas. He fall, ये नहीं, ये टाइपिंग कह रहा था। देखो क्या कहता है, कहता है ये कुछ ऐसी सेंस देता है जी, ये क्या कहता है, 1 मिनट रुको, इसके बाहर बॉक्स बना लेते हैं। हाँ, ये ऐसी सेंस देता है कि भाई भले ही मोदी जी जो थे डैश विद ओल्ड फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन, अपने पुराने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के साथ में व्लादिवोस्टोक जगह पर सितंबर 2019 में कुछ करके आए, पता नहीं क्या किया। विद इन वीक्स, कुछ ही हफ्तों बाद क्या हुआ, ही वॉज रबिंग, ही किसके लिए आया, मोदी जी के लिए आया। मोदी क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे डैश, डैश क्या रब कर रहे थे नहीं पता किसके साथ में, ट्रंप के साथ। कब? जब वो लोग एड्रेस कर रहे थे एक रैली को, उस रैली का नाम था हाउडी मोदी, और किसको संबोधित करने के लिए थी, मोदी अमेरिकन्स, किसको संबोधित करने के लिए थी, क्या है ये वर्ड, इंडियन अमेरिकन्स को, जो होस्टन में थे टेक्सास के अंदर। फिर भी बेचारे ट्रंप भाई साहब हार गए, और हार भी ऐसी हुई कि वाइफ भी छोड़ गई, डाइवोर्स हो गया। हो जाता है भाई, बिल गेट्स का भी अभी डाइवोर्स हुआ है। तो बुरे दिन आते हैं तो होता ही है, सबसे पहले अपने ही छोड़ के भागते हैं। कुछ ऐसी सेंस ऑथर दे रहा है कि भाई मोदी ने भले ही व्लादिमीर पुतिन के साथ में कुछ हफ्तों पहले मिल के आए। अब आपको भी पता है रशिया और यूएसए की नहीं बनती, क्यों नहीं बनती भाई, ये सोवियत संघ के हिस्सा थे और ये यूएसए का अपना अलग प्रभाव, तो इनका स्टार्टिंग से ही लफड़ा रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये भिड़ते आए हैं। लेकिन क्या कहता है, पहले मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, उसके साथ अच्छे से मिल के आए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जाके ट्रंप भाई साहब से मिल लिए। अब देखते हैं क्या बात करता है भाई, 8 या फिर लेग, तो रबिंग लेग जैसा कोई फ्रेज नहीं होता, रबिंग फेसिस भी नहीं होता, रबिंग हैंड में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती। लेकिन इसका जो आंसर था, इसका आंसर था जी डी, इसका आंसर था जी डी। रबिंग शोल्डर एक तरह का फ्रेज होता है। रबिंग शोल्डर का मतलब क्या होता है, टू मीट समवन इन ए फ्रेंडली वे, टू मीट समवन इन ए फ्रेंडली वे, टू मीट समवन इन ए फ्रेंडली वे। ऐसा नहीं होता क्या, कई बार हम हमारे किसी दोस्त से मिलते हैं और वो हमें देख के हमारे कंधे को थपथपाता है जोर से, उस सेंस में इसको याद कर लो, टू मीट समवन इन ए फ्रेंडली वे। और सूप का मतलब होता है टू टेक समथिंग, टू ईट समथिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन लगता जी, ऑप्शन लगता डी। ये दो तो वैसे ही हट गए, फिर मुझे पता लगा जी फ्रेज तो होता है रबिंग शोल्डर्स, इसलिए मैंने एक को भी हटा दिया, ठीक है। अब आप आ जाओ 10th की तरफ। 10th में क्या कहता है, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इंजॉयज ए स्ट्रॉन्ग चाइनीज शील्ड, कहते हैं भाई एज लॉन्ग एज, जब तक पाकिस्तान को चाइनीज शील्ड मिल रही है, एंड द यूएस सीक पाकिस्तान सपोर्ट, और यूएसए को पाकिस्तान की मदद चाहिए, कहाँ पे, अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को हटाने में। भाई अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान लड़ता है, तो यूएसए की आर्मी भी लड़ती है, तो वहाँ भी उनका एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, और चाइना भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इंडियाज डैश टू आइसोलेट पाकिस्तान, इंडिया जो प्रयास कर रहा है ना पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए इंटरनेशनली विल हैव ओनली लिमिटेड डैश, उसके सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही होंगे, पता नहीं क्या होंगे, ऑप्शन देख लो। भाई इंडिया क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, इंडिया सक्सेस तो नहीं हुआ, सक्सेस तो वर्ड है नहीं, तो प्रोमिस थोड़ी, किसी से प्रोमिस थोड़ी करो, इंडिया फोकस थोड़ी कर रहा है, इंडिया तो प्रयास कर रहा है। इंडिया क्या लगा रहा है जी, एफर्ट्स लगा रहा है, भाई इस आतंकवाद परस्त देश को आइसोलेट कर दो, अलग थलग कर दो, दुनिया में काट दो इसे भीड़ से, इस तरह के प्रयास इंडिया कर रहा है। लेकिन जब तक यूएसए को ज़रूरत है उसकी अफगानिस्तान में, और चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, तब तक जो हमारे प्रयास है ना, उनकी जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। ऐसी कोई बात ऑथर करना चाह रहा है। इसका आंसर था जी सी, डी नहीं, इसका आंसर था सी, सी, ठीक है, हो गए। अब देख लो आज का पॉजिटिव प्रोटॉन, उम्मीद है कल के प्रोटॉन से आप पॉजिटिव रहे। आज का पॉजिटिव प्रोटॉन क्या कहता है जीएस के क्लासेस का, वो कहता है जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है। देखो जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप ये एटीट्यूड मत रखो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई मैं बेचारा हूँ। नो, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आई, मैंने इन समस्याओं का सामना इसलिए किया
ताकि इनसे लड़कर मैं भविष्य के लिए और भी मजबूत हो सकूं, भविष्य के लिए और भी ज़्यादा निखर सकूं। भाई पॉजिटिविटी ढूंढो, लाइफ में प्रॉब्लम सबके हैं, हमारे भी आज तक है। तो ये ना सोचो मैं ही क्यों, ये सोचो कि ओके इनसे लड़के मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, भगवान ने मौका दिया मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का। ये थी आज की मेरी डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो। कमेंट बॉक्स में बताओ क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों पसंद नहीं आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।